इस किताब में तुमको जो आउटस्टैंडिंग चीज ऐसी कुछ लगी? तो जो रॉ इमोशंस हैं उन लोगों के साथ जिनके साथ ये हो रहा है, तो ये पढ़ के मुझे उसका एक इंप्रेशन पड़ा कि इफ आई वाज देयर हाउ आई वुड हैव फेल्ट। क्योंकि एज एन ऑथर ये इम्पोर्टेंट है कि आपको नेगेटिव रिव्यूज या फिर क्रिटिकल रिव्यूज या फिर डीप रिव्यूज मिलने चाहिए ज्यादा। हमको किसी भी चीज से बंधना नहीं चाहिए। महाभारत हो गई, रामायण हो गई, आई थिंक ये लाइन मुझे इस किताब की सबसे बेस्ट लाइन लगी। और उसके बाद हमेशा देर कर देता हूँ मैं, क्योंकि ट्रिगर पॉइंट क्लियर नहीं है। स्लाइटली डिफरेंट व्यू, मुझे लगता है कि इसने बहुत ऑर्गेनिक है। ही हैज डन अ वेरी ग्रेट जॉब। इसमें ना बहुत बार ऐसा मेंशन्ड है, जो कुछ भी बोला है ना वो सब कुछ इसमें है। एग्जैक्टली। तो आज हम रिव्यू करेंगे एक किताब जिसका नाम है ब्लास्फियर, और ये भी शायद एक नया शब्द है जो मैंने पहले कभी नहीं सुना था, और प्रकाशित हुआ है पेंगुइन बुक से, रिकॉग्नाइज्ड पब्लिशर। एंड आई बिलीव इनके ये जो ऑथर हैं ही इज फ्रॉम पाकिस्तान, सोहेल रौफ, हाँ, फ्रॉम पाकिस्तान। एंड द ऑथर हैज यूज्ड अ पेन नेम। Is it? Yes, that's what I believe it is mentioned here. Somewhere he has mentioned that this is a pen name. Oh, okay. Okay. So Sohail may be his first name, but Rof is not his real surname, I believe. अच्छा, okay. I didn't notice. ये किताब कैसे मिली, मैं वो स्टोरी जानना चाहता हूँ एक्चुअली में। ये तुम्हारे हाथ में ये किताब कैसे, क्योंकि मुझे नहीं पता चला था इस किताब के बारे में जब ये आई। यार, so basically मेरे बुक एजेंट है द बुक बेकर्स, तो उनका एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, तो सब लोग वहाँ पे बात करते रहते हैं। तो वहाँ पे आई थिंक सोहेल ने मेरी किताब उठाई थी, लेटर्स टू माय मदर, और उन्होंने बहुत अच्छा रिव्यू दिया था। अच्छा इन द सेंस बहुत क्रिटिकल रिव्यू दिया था, जो कि एज एन ऑथर डीप रिव्यू, मतलब बहुत डिटेल्ड में कि आपकी क्या कमियां थी, आपके क्या कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हो, बहुत डिटेल रिव्यू दिया था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था। क्योंकि एज एन ऑथर ये इम्पोर्टेंट है कि आपको नेगेटिव रिव्यूज या फिर क्रिटिकल रिव्यूज या फिर डीप रिव्यूज मिलने चाहिए ज्यादा, ताकि आप अपने क्राफ्ट को बढ़िया कर सको। तो मेरे को उन्होंने जब मैसेज किया तो मेरी इच्छा हुई कि यार जो बंदा इतना अच्छा रिव्यू लिख रहा है उसकी किताब मैं पढ़ता हूँ। तो मैंने ये किताब पढ़ी। ये किताब मैंने तब ऑनलाइन मतलब इंडिया में ऑर्डर करी, और फिर जब मैं यहाँ पे आया लंदन में तो मैं लेकर आया किताब को, मैंने किताब पढ़ी। तो ऐसे मुझे मिली और फिर मेरे से तुम्हें मिली। हमसे मुझे मिली। इसकी किताब के बारे में बात करने से पहले मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि इस किताब को पढ़ने से पहले क्या तुमको ब्लास्फेमी के बारे में कुछ पता था? तो ब्लास्फेमी का डेफिनेशन क्या है इस किताब से, नहीं जो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग थी, और क्या ये किताब पढ़ने के बाद तुम्हारी वो अंडरस्टैंडिंग कुछ बदली या चेंज हुई? तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ब्लास्फेमी को लेकर ये है कि अगर मुस्लिम रिलीजन में या फिर क्रिश्चियन में भी, आई डोंट नो, किसी भी रिलीजन में अगर रिलीजियस गॉड्स को कोई मीन करता है, उनके बारे में कुछ बुरा बोलता है, तो उनको क्रिमिनल जैसा ट्रीट किया जाता है, फिर उनको पनिशमेंट मिलता है। लॉ में कितना है ये, कितना मिलना चाहिए, ये नहीं आइडिया। एक्चुअली इस बुक में ऐसा लिखा है कि लॉ के हिसाब से क्या है और एक्चुअल रियलिटी में क्या होता है। अच्छा। तो लॉ के हिसाब से तो आपको डांट पढ़ के थोड़ा सुना के समझा के भिजा दो, लेकिन रियलिटी में क्या होता है, वो मॉब लिंचिंग होती है। मतलब मॉब आता है, पूरा एंग्री मॉब आता है, आपको अटैक करता है और आपको मारता है या जो भी करता है। किसी भी रिलीजन का हो सकता है, मुस्लिम या क्रिश्चियन। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग थी ब्लास्फेमी को लेकर। इस किताब को पढ़ने के बाद मेरी अंडरस्टैंडिंग में कुछ डिफरेंस नहीं आया। अच्छा, मुझे एक्चुअली शायद कुछ नए मतलब समझ में आए। ईश निंदा जिसको बोलते हैं, ईश्वर की निंदा करना, जो भी मेरे धर्म का ईश्वर है उसकी निंदा तुम करोगे तो उसका तुमको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और देखिए, जो भी जस्टिस सिस्टम होता है उसके 3 लेग्स होते हैं कि पहले तुम कंप्लेन करते हो, फिर उसको प्रूव करते हो, और फिर तुमको सजा होती है। आई थिंक इस किताब के माध्यम से मुझे ये पता चला है कि ये जो ब्लास्फेमी का जो लॉ है उसको किस तरह से मिसयूज किया जाता है। ये जो सीक्वेंस है, फर्स्ट कंप्लेन, देन प्रूफ, देन पनिश, आई थिंक ब्लास्फेमी के टाइम पे पनिशमेंट से बात चालू होती है। पनिशमेंट से बात चालू होती है। और आई थिंक और एक और चीज है कि ये जो ऑथर है इन्होंने पाकिस्तान की पृष्ठभूमि में किताब लिखी। एग्जैक्टली, मैं भी यही बोलने वाला था कि ये इंपॉर्टेंट है बताना कि ये जो किताब लिखी गई है इसका बैकग्राउंड पाकिस्तान है। हम लोग टू बी ऑनेस्ट, मैंने पहली बार किसी पाकिस्तानी ऑथर, कंटेम्परेरी पाकिस्तानी ऑथर को पाकिस्तान के बारे में लिखते हुए पढ़ा है, और इससे पहले शायद
हम लोग बिकॉज भारत से हैं तो हम लोगों को पाकिस्तान के बारे में उतना पता नहीं है। इसने एक तरह से थोड़ा सा हिंट दिया है कि वहाँ पे सोसाइटीज कैसी होती है। कुछ चीजें मुझे सिमिलैरिटीज भी लगी जो मैं तुमसे पूछूंगा, क्या तुमको भी ऐसा लगता था कि अच्छा ये तो अपने देश में भी होता है, ये इनके देश में भी और होता मेरा क्वेश्चन उससे पहले ये है कि क्या अपन को एनिमी कंट्री की किताब पढ़नी भी चाहिए क्या? है? मैं ये बोलता हूँ कि देखो, एक चीज होती है जिसको कहते हैं कि एनिमी कंट्री, और जब तुमको ये बताया जाता है कि एनिमी कंट्री तो कंट्री साइड में जाता है, एनिमी रह जाता है। तो मुझे लगता है कि एज ए ऑथर या एज ए पीपल हु आर इन इन अ क्रिएटिव फील्ड, हमको किसी भी चीज से बंधना नहीं चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं याद कि कभी हमारे स्कूल में या कॉलेज में कहीं भी या किसी भी करिकुलम की किताब में जब भी पाकिस्तान का रेफरेंस है तो उसको एज ए एनिमी कंट्री कभी भी नहीं कहा गया है। ये शायद हम लोग का परसेप्शन, मतलब एटलीस्ट हम लोग के एजुकेशन नहीं, सिस्टम मतलब ये किताब पढ़ने लेने से पहले या सोहेल से बात करने से पहले या बात करने के बाद भी मतलब मुझे भी ऐसा कभी नहीं लगा कि वो पाकिस्तान एनिमी कंट्री है। बस मैं ऐसा लाइटर नोट पे बोल रहा था। तो अच्छा, चलो इस किताब की स्टोरी के बारे में बात करते हैं। किताब की कवर के बारे में बात करते हैं पहले। हाँ यार, कवर, इसका जो कवर है इसमें एक मॉब है, शायद इसमें बहुत सारे लोग हैं, मतलब भीड़ दिखाई गई है, भीड़ है, और उनके बीच में कुछ स्पेसेस हैं जहाँ पे कुछ शब्द डाल दिए गए हैं, और एक कलर है जो ग्रीन है, वो शायद इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्चुअली इसमें मॉब में ना ये सब खड़े हैं, हाँ, मतलब ये लोग एजिटेटेड नहीं है, हाँ, मतलब दे आर स्टैंडिंग स्टिल। तो ये तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये कोई भी भीड़ हो सकती है, कोई भी भीड़ हो सकती है। तो भीड़ की वही कहते हैं ना, भीड़ का दिमाग नहीं होता, मतलब यू आर राइट, लेकिन ग्रीन कलर या तो पाकिस्तान के फ्लैग से इंस्पायर्ड होगा या फिर इस्लाम रिलीजन से। ये एक्चुअली कलर बता रहा है हमारे को कि व्हाट कुड बी द फ्लेयर ऑफ दिस बुक। मतलब मेरे हिसाब से अच्छा कवर है। कवर अच्छा, मतलब पेंगुइन का कवर है तो अच्छा ही होगा ना यार। पेंगुइन वाले तो अच्छा ही काम करेंगे। इस किताब में तुमको जो आउटस्टैंडिंग चीज ऐसी कुछ लगी जो तुम जिसके बारे में तो बताना चाहोगे? मेरे दिमाग में 2-3 चीजें हैं जिसके बारे में बात करना चाहूंगा। आई थिंक बहुत सारी चीजें हैं। जो सबसे मेन चीज है ना, अब जैसे मैंने इस किताब को जब पहली बार सुना था, इसके बारे में ब्लास्फेमी के इसके बारे पे है, तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं डेप्थ में जाऊंगा, मतलब मैं डिटेल्स में जाऊंगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, एक्चुअली में जिसके साथ वो ब्लास्फेमी का इंसिडेंट हुआ है या फिर जो कर रहा है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे सलमान रश्दी की सैटेनिक वर्सेस है या फिर तस्लीमा नसरीन की लज्जा है। ये जो बुक्स है ना, ये एकदम डीप एंड में जाती है, मतलब ये हाथ डर्टी करने से बचती नहीं है। आई थिंक सबसे पहला पॉइंट जो मुझे लगा इस किताब का वो यही था कि ये किताब एक्शन के खत्म होने के बाद की किताब है। मतलब ब्लास्फेमी का केस हो गया, महाभारत हो गई, रामायण हो गई, और उसके बाद जो लोग उसके ऊपर बात कर रहे हैं या फिर उसकी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, मतलब पेरीफेरी में है स्टोरी। मतलब इट्स नॉट डिगिंग डीप इनफ। मतलब वो कहानी एकदम ब्लास्फेमी में जो मर रहा है या फिर जो रेडिकलाइज हो गया बंदा, उसके बारे में कम बात है, फिर उन लोगों के मरने के बाद जो हो रहा है उसके बारे में ज्यादा बात है। तो मुझे ना थोड़ा सा कमी ये लगी कि आप जिस टॉपिक के ऊपर किताब लिख रहे हो, कम से कम उसके डीप एंड में तो जाओ, मतलब जो रॉ इमोशंस हैं उन लोगों के साथ जिनके साथ ये हो रहा है वो निकाल के लेकर आओ। मुझे लगता है कि जो ऑथर है उसने जो बात कहने की कोशिश की है वो ये बात नहीं कही है कि एक आदमी जो या तो रेडिकलाइज हो गया है या जो विक्टिम हो गया रेडिकलाइजेशन का वाया ब्लास्फेमी, उसके ऊपर क्या फर्क पड़ा, उसके आसपास के लोगों ने क्या देखा, करेक्ट। तो उन पे क्या इफेक्ट, तो मेरी यही, हाँ, तो सी ऐसा नहीं है कि मुझे जो अच्छा लगेगा वही ऑथर लिखे, राइट, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा परसेप्शन ये था किताब पढ़ते वक्त कि ये किताब उन टॉपिक्स को डायरेक्टली डील करेगी, लेकिन ये किताब पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा ये टॉपिक को टच नहीं किया है, बट दूर दूर से टच किया है। स्लाइटली डिफरेंट व्यू, मुझे लगता है कि इसने टच किया है, सिग्निफिकेंटली एनफ टच किया। जैसे कुछ एक इंसिडेंट्स हैं जिसमें एक्चुअली में वो बताया गया है कि एक टीचर है, वो अपने कॉलेज में कुछ पढ़ा रहा है, और वो जो कुछ भी अपन बताएंगे नहीं क्या पढ़ा रहा है, वो जो कुछ भी पढ़ा रहा है उस पर कुछ रेडिकलाइज्ड ग्रुप्स को ऑब्जेक्शन है, एंड हाउ दे आर कन्फ्रंटिंग हिम, व्हाट हिज फैमिली इज गोइंग थ्रू, व्हाट हिज नियर वंस आर गोइंग थ्रू, एंड व्हाट इज द रिजल्ट। नहीं, पर कहाँ बताया है? हाँ देखो, मैं कह रहा हूँ वो जो इंसिडेंट जो कॉलेज की क्लासरूम का बता रहे हो, क्या वो मोटिव था या फिर जो उसके फैमिली में जो हो रहा था वो मोटिव था? क्योंकि ट्रिगर पॉइंट क्लियर नहीं है। सिमिलरली उस प्रोफेसर के साथ क्या हो रहा है उस टाइम पे, जब उसको शायद स्टोरी के अंदर जाना चाहिए ना। अच्छा, जाना भी चाहिए, बट हाँ, कॉन्सेप्ट ये है कि यार ये जो स्टोरी टेलिंग का मैकेनिज्म है
इसको मैं कहूँगा कि इट्स इनडायरेक्ट वे ऑफ टेलिंग द स्टोरी एंड एंड यू मेकिंग यू नो इंटरेस्टिंग एनफ। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये स्टोरी इस टॉपिक पे डायरेक्ट होनी चाहिए थी, मतलब इट शुड हैव बीन फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मोहन एंड हसन इंस्टेड ऑफ पेरीफेरी। पर ठीक है, दैट्स माय व्यू। ऐसा जरूरी नहीं है ना, जैसा मैंने पहले बोला, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑथर वो लिखे जो रीडर्स को चाहिए, ऑथर तो वो लिखेगा जो उसको चाहिए। राइट। और इन्होंने अपनी पूरी की पूरी किताब में, देखो एक तो मैं बोलता हूँ कि मैंने बहुत पहले बचपन में एक सेइंग सुनी थी इंग्लिश में, जिसका मतलब मुझे शायद पता नहीं चला था जब तक मैंने ये किताब नहीं पढ़ी। वो सेइंग कुछ ऐसे जाती है कि whenever you find yourself on the side of the majority, it is the time to pause and reflect। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि जब भी तुम ऐसी जगह कहीं खड़े हो जिसमें तुम मेजोरिटी का पार्ट हो, मतलब तुम वैसे ही सोच रहे हो जैसे बाकी लोग सोच रहे हैं, तो इसका मतलब है कि रुको, सोचो तुम कहाँ पे हो, क्या तुम अपने दिमाग से सोच रहे हो या तुम उनके दिमाग से सोच रहे हो। राइट। आई थिंक ये इस किताब में शायद मेरे को वो एकदम से चीज याद आ गई क्योंकि मैंने बचपन से पढ़ी हुई थी। और प्लस यार एक बात बताओ, देखो जब भी तुम किसी देश का पार्ट हो, किसी सोचने के तरीके का पार्ट हो, जो कहते हैं थॉट प्रोसेस का पार्ट हो, तुम उसको क्रिटिसाइज करने से पहले 2 बार सोचते हो। एक डर होता है कि यार अगर मैंने क्रिटिसाइज किया तो मेरे साथ क्या होगा। करेक्ट। बट आई थिंक ये जो ऑथर हैं, इन्होंने उस डर से बाहर निकलने के बाद ये किताब लिखी, क्योंकि इन्होंने उस सिस्टम को, जो इस ब्लास्फेमी के कानून को गलत तरीके से यूज करने को जिस तरह से दर्शाया गया है, इट इज एक्चुअली पोर्ट्रेइंग अ नेगेटिव इमेज, बट ही इज करेजियस एनफ टू शो दैट। नहीं तो उसमें मुझे एक और पॉइंट लगा, इसमें ना बहुत बार ऐसा मेंशन्ड है वी वर्सेस देम, मतलब जो रेडिकलाइज्ड इस्लामिस्ट हैं वो बुरे हैं, मौलवीज बुरे हैं, या फिर जो जो इस तरह की लॉ मॉब लिंचिंग कर रहे हैं वो बुरे हैं, लेकिन हम अच्छे हैं। मतलब वो जो पुलिस ऑफिसर है वो अच्छा है, या फिर हम अच्छे हैं। तो ये नैरेटिव है ना बुक में क्रिएट किया गया है कि वो लोग बुरे हैं और हम लोग अच्छे हैं। मतलब बताने की कोशिश है कि लिबरल मुस्लिम्स भी हैं या फिर अच्छे मुस्लिम्स भी हैं और वो बुरे मुस्लिम्स हैं, या जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो ऐसा काम कर रहे हैं। तो है ना, मुझे ऐसा लगता है वो जो तुम्हारा पॉइंट है ना कि ऑफ कोर्स पाकिस्तान के ऊपर लिखा है, पाकिस्तानी ऑथर ने लिखा है, वहां पे ब्लास्फेमी के ऊपर जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर लिखा है, तो वो तो ऑफ कोर्स निकल के आएगा ही। लेकिन क्लियर डिवीजन दिया गया है कि हम लोग अच्छे हैं वो लोग बुरे। लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये था कि बुक में ऐसा कुछ सेटअप नहीं होता। जैसे मतलब जो इस किताब को पढ़ रहा है, जैसे मान लो कोई स्लोवाकिया से पढ़ रहा है या फिर अफ्रीका की किसी कंट्री से पढ़ रहा है जिसको पाकिस्तान के बारे में या इस्लाम के बारे में या ब्लास्फेमी के बारे में कुछ नहीं पता, उसको समझ में नहीं आएगा ये। वो उसको लगेगा कि कुछ लोग बुरे हैं कुछ लोग अच्छे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मतलब नैरेटिव किताब के अंदर सेट नहीं किया कि वो क्यों बुरे हैं हम क्यों अच्छे हैं। ऑथर अज्यूम कर रहा है कि हमको पता है कि वो रेडिकलाइज इस्लामिस्ट बुरे हैं और हम जो पुलिस वाले हैं या फिर जो हम लिबरल मुस्लिम्स हैं वो अच्छे हैं। यू नो व्हाट आई मीन। मतलब किताब के अंदर वो सेटअप नहीं है। मतलब जो पढ़ रहा है उसको सोसाइटी से अज्यूम करना पड़ेगा कि ऐसा हो रहा है। नहीं देखो, मैं यहाँ पर इसको इस तरह से देखता हूँ, इस किताब के अंदर कुछ कैरेक्टर्स हैं जो उस सिचुएशन में है where they are surrounded by radicalization, where they cannot say things against it। ठीक है ना, उनको कुछ भी कहने से पहले सोचना पड़ रहा है कि अरे यार मैंने जाके इस आदमी का सपोर्ट कर दिया तो मेरे साथ क्या होगा, जस्ट बिकॉज ही इज ऑफ ए डिफरेंट रिलीजन, अगर मैंने इसका सपोर्ट कर दिया तो क्या मेरी अपनी कम्युनिटी में मेरे साथ एक्सेप्टेंस और डिसएक्सेप्टेंस बढ़ जाएगा या मेरे को लोग साइड में करने लग जाएंगे। तो उसका एक डर है, सटल जो इमोशन है, वो जो सटल फियर है वो भी कहीं ना कहीं आता है। जो लोग तुम कह रहे हो कि जिनको पता है कि हम अच्छे हैं, उन अच्छे लोगों में भी वो एक फियर है। वो फियर इसमें से कम क्या था, वो दैट्स व्हाट मेक दिस बुक इंटरेस्टिंग। या ठीक है अच्छे हैं बुरे हैं, लेकिन जो अच्छे लोग हैं वो बुराई से जिस तरह से लड़ रहे हैं, दे आर वेरी कॉशियस, दे आर नॉट आउट गोइंग कि हाँ तुम सब बुरे हो मैं तुम्हारी वाट लगा दूंगा, ऐसा नहीं। मतलब थोड़े टेकिंग अ कॉशियस, उसकी भी फैमिली है, उसके ऊपर भी बुरा हो सकता है। प्लस वो जिनके घर पे जाके इन्वेस्टिगेट कर रहा है वो लोग भी कॉशियस है कि यार हमारे साथ जो बुरा होना तो हो गया, बाकी फैमिली के साथ अच्छा नहीं हो जाए, बुरा ना हो जाए, सॉरी। और जो उनको हेल्प कर रहे हैं वो लोग भी डरे हुए हैं। तो एक डर का माहौल फील होता है। यू कैन एक्चुअली फील दैट फियर व्हाइल रीडिंग दैट बुक, कि उस कैरेक्टर के मन में क्या चल रहा होगा। तो आई थिंक कैरेक्टराइजेशन लेवल पे मुझे लगता है कि he has done a very great job। कैरेक्टराइजेशन बहुत अच्छे से आया, क्योंकि आज मैं इसको पढ़ने के 1-1.5 महीने बाद अगर मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, दैट मीन्स मेरी मेमोरी में वो है, मुझे पता है कि यार क्या हुआ था, एंड आई कैन स्टिल रिकॉल दोज इमोशंस।
क्योंकि उनके डायलॉग्स याद नहीं है मुझे, लेकिन उनके इमोशंस याद है। दैट इज समथिंग दैट दिस बुक एक्चुअली सक्सीड्स इन टेलिंग। प्लस मेरे फेवरेट चीजें बहुत है इस किताब में, जैसे कि इन्होंने बहुत जगहों पे कुछ अच्छे शेर, कुछ अच्छी कविताएं, मतलब शेर ही, मतलब उर्दू के हिसाब से तो शेर ही हुए, उनको कहा गया। तो कई कुछ एक्चुअली इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे कुछ शायरों के नाम पता चले जो मुझे पहले नहीं पता था, और फिर मैंने उनको गूगल किया। जैसे फैज अहमद फैज है, जैसे एक एक अभी हाल फिलहाल में एक मूवी आई थी जिसमें गाना था हम देखेंगे, वो फैज अहमद फैज का लिखा हुआ है, और वो मुझे बहुत फेवरेट पोएट है। उनकी एक है, हम जिन्हें रस्म दुआ याद नहीं, हम जिन्हें रस्म दुआ याद नहीं। इसका मतलब यह है कि वी हु हैव फॉरगॉटन हाउ टू प्रे। ओके। इसके अलावा इन्होंने और भी कई जगहों पे बहुत अच्छे शेरों का यूज किया हुआ है। इसके अलावा एक मेरी ये फेवरेट पोयम है, एक्चुअली ये बहुत लंबी पोयम है, मुनीर नियाजी की पोयम है, और इसका बस लाइन बता देता हूँ, हो सकता है तुम इंटरेस्टेड हो जाओ पढ़ने के लिए। हमेशा देर कर देता हूँ मैं। और इतनी प्यारी पोयम है ये, इतनी प्यारा शेर है जिसका तुम मतलब पढ़ने सुनने के बाद मुझे थैंक्स बोलोगे। अच्छा। जिसको तुम जाके पढ़ना, मतलब इन चीजों को पढ़ने के बाद मुझे याद है कि अच्छा हाँ ये मैंने पढ़ा था, ये मैंने सुना था, ये कहीं कहीं ना किया हुआ था। इसमें एक लाइन मुझे शुरू के चैप्टर्स में बहुत अच्छी लगी थी, द लाइट एक्सपोज्ड एंड द डस्ट टू एनीवन हु केयर टू सी, बट डिड एनीवन सी इट। मतलब कि रोशनी तुम्हारे पास है, बट किसी ने उसको देखने की तकल्लुफ किया है, किसी ने मेहनत करी क्या उसको देखने की। आई थिंक ये लाइन मुझे इस किताब की सबसे बेस्ट लाइन लगी। ओके। बट एक दो जगहों पे मुझे कुछ लाइन्स हैं जो मुझे शायद सही नहीं भी लगी। मैंने एक जगह मार्क किया हुआ है जो मुझे लगा कि एक शेर है शायद उर्दू में, और उसका मैं शायद उसको अगर ठीक से याद कर रहा हूँ तो उसका मतलब होता है कि मेरे जज्बात को सही अल्फाज नहीं मिल रहे थे। और इसके अंदर वो लाइन मुझे भी नहीं याद आ रही कहाँ पढ़ी है, लेकिन उसने इसको इंग्लिश वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट किया है। वो पढ़ने के बाद मुझे बहुत अजीब लगा। मुझे लगा कि नो इट्स नॉट, मुझे समझ में याद आ गया था कि इट्स नॉट अ मीनिंगफुल ट्रांसलेशन। It was not a meaningful translation, and why was it a translation? First question. It should not have been a translation. It should be a emotion, direct emotion. क्योंकि यस हम लोग हिंदी में सोचते हैं तो इंग्लिश में लिखते हैं। जैसे कुछ दिनों पहले कॉमेडी सीरियल में एक कैरेक्टर था, वो ऐसा कुछ बोलता है कि उसकी इंग्लिश बहुत टूटी फूटी है, और वो इस तरह से बोलता है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिपेशन आई एम अनक्रिमिनल अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो कोई पूछता है कि भैया क्या बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, तो बोलता है कि देखो ये जो बंदा है ये गुजराती में सोचता है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करता है, फिर इंग्लिश में बोलता है। तो यू नो इसके अंदर बहुत सारी चीजें मिस हो जाती हैं। अच्छा। और हम लोग भी एज एन ऑथर, एज ए राइटर, एज ए क्रिएटर, जब भी कुछ लिख रहे होते हैं तो हमारी जो ओरिजिनल लैंग्वेज है उसका इम्पैक्ट हमारे चॉइस ऑफ मीडियम पे पड़ता है। तो मुझे लगा कि एक दो जगहों पे ये ट्रांसलेशन कहीं ना कहीं मिसफायर हुआ है, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता था ये लाइन, और ये जब इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई तो मुझे आई डिडंट फील it was the right knock on the door. Okay. It was. I think biggest observation of me for this book is मुझे समझ में नहीं आया ये क्या है। मतलब is it a drama? Is it a thriller? Is it a police detective book? Is it a suspense? Is it a social cause raising book? मतलब है ना, आई थिंक सब कुछ जो कुछ भी बोला है ना वो सब कुछ इसमें है। एग्जैक्टली तो सब कुछ होने के चक्कर में कुछ भी नहीं हो पाया एंड में। फॉर एग्जाम्पल सोशल कॉज की बात करते हैं, जो कॉज में डीप एंड पे वहां पे तो गए नहीं, पेरीफेरी से रह गए आके, बट दैट्स एन ऑथर चॉइस। सस्पेंस थ्रिलर में अभी जैसे शुरू में वो हिंदू बॉय, लेकिन जब वो उसको रिवील करना था उसका नाम, तो वो एकदम ही नाम रिवील कर दिया, मतलब कुछ सस्पेंस नहीं था उसमें। और कहानी भी एकदम फ्लैट मुझे ऐसा लगता है कि एकदम थ्रिलर भी है ना, ऐसा जंपी क्लिफ एंड ऐसा थ्रिलर नहीं है, एकदम स्टैग्नेट थ्रिलर है। मतलब हाँ चलते अच्छा केस सॉल्व हो गया अभी, तो ना थ्रिलर हो पाया ना ड्रामा, क्योंकि अब थ्रिलर के साथ साथ उसके इमोशंस भी हो रहे हैं। जो उसके फादर का एंगल है वो मुझे एक्चुअली अच्छा लगा था, फादर का एंगल। और जो उसका मोहन और उसकी बहन का जो सीन था कैली वे में, वो बहुत अच्छा, वो बहुत पावरफुल था। कैरेक्टर्स के जो मोटिवेशंस थे उसके बारे में तुम्हारे को कैसा लगा कि the reason why a character is behaving in a particular way and the motivation behind it, be it the main protagonist or the antagonist, तो वो कैसे लगे तुम्हारे को? तो
एक तो वो उसका जो ब्लास्फेमी का हुआ वो मोटिवेशन क्लियर नहीं था। उसके वो केस जो भी उसका एजुकेशनल का केस था या फिर जो उसकी बहन का केस था, जो भी था वो ढंग से निकल के नहीं आया। लेकिन बहुत ऑर्गेनिक है, मतलब अगर किताब पढ़ते हो ना तो बहुत ऑर्गेनिक लगता है कि अच्छा ये कैरेक्टर ऐसा है तो ये ऐसा ही सोचेगा, ये ऐसा ही करेगा। बहुत प्रिडिक्टेबल है, मतलब बहुत बहुत प्लेन है, मतलब ऐसा कुछ सडन सडन शॉक नहीं है। तो इसीलिए मुझे लग रहा था कि ये किताब सोशल इश्यू को भी हिट नहीं कर पा रही, ड्रामा भी नहीं है, थ्रिलर भी नहीं है, सस्पेंस भी नहीं है, पुलिस डिटेक्टिव केस भी नहीं है, मतलब इट्स ट्राइंग टू डू एवरीथिंग एंड नॉट डूइंग एक भी चीज प्रॉपरली। देखो, मैं तुम्हारी सारी बातों से डिसएग्री नहीं करूंगा, लेकिन कुछ एक बातें हैं जो मुझे लगा कि शायद इसने इट हैज हिट द कॉर्ड। जैसे एक बात बताओ, जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो देयर इज अ वेंटेज पॉइंट्स, अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यूज होते हैं। और किसी का भी, जैसे चार अंधे मिलकर के जब एक हाथी को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, तो किसी के लिए वो पूंछ जैसा पतला होता है, किसी के लिए उसकी टांग जैसा मोटा, किसी के लिए सूंड जैसा लंबा, किसी के लिए कैसा। इसके अंदर अगर मैं उसको उस थ्योरी के साथ कंपेयर करूं कि जब एक इंसिडेंट हो चुका है तो किसी को वो होके जा चुका है, अब हर कोई इसको इंटरप्रेट कर रहा है, हर कोई इसको सोच रहा है कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। अब वो जो स्ट्रगल है वो एक बहुत नॉर्मल स्ट्रगल है। तुम्हें कोई फिल्म में हर एक पॉइंट दिखाया जाता है कि किस तरह से इन्वेस्टिगेट किया, किस तरह से चीजें आगे बढ़ी। लेकिन जब कॉमन मैन, मैंगो पीपल उस चीज को सोच रहे हैं कि यार मेरे भाई के साथ किया हुआ होगा, मेरे दोस्त के साथ किया हुआ होगा, एक इंस्पेक्टर सोच रहा है कि यार ये केस है, इसको कैसे सॉल्व करूं मैं, कौन मुझसे सच बोल रहा है, कौन मुझसे झूठ बोल रहा है। तो वो एक टसल, एक स्ट्रगल, एक नेचुरल लगा मुझे एक्चुअली। हाँ, मैं कहूंगा कि शायद ऑर्गेनिक था। हाँ, वो एक नेचुरल लगा था। हाँ, ऑफ कोर्स शायद ये जो पॉइंट तुम्हारा है जिसमें मैं अग्री करूंगा, इट ट्राइज टू बी सो मेनी थिंग्स, सक्सीड्स इन गेटिंग अ फ्यू। फॉर एग्जांपल, मुझे लगता है कि शायद अगर मेरे ऊपर इसने इंप्रेशन डाला है उस सोशल मैसेज का कि मुझे उस सोसाइटी के बारे में थोड़ा पता चल पाया है, वहां पे शायद माइनॉरिटीज के साथ कैसा बिहेव रहा है, माइनॉरिटीज वहां पे कैसा फील करते हैं, इफ दैट हैज कम आउट। वो इट हैज नॉट कम आउट एट ऑल। पॉइंट ऑफ व्यू तो उस पुलिस इंस्पेक्टर और उसका जो दोस्त था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से है। मोहन की फैमिली के बारे में तो बात ही नहीं है। उसके बाप को कैसा लग रहा है, उसकी माँ को कैसा लग रहा है, उसके भाई को कैसा लग रहा है, अपार्ट फ्रॉम रैंडम एंगर बर्स्ट। तो माइनॉरिटी का तो एग्जांपल, इनफैक्ट जो उस मॉब लिंचिंग का जो रिपरकशन जो हिंदूज ने किया वहां पे, वो भी 2-3 लाइनों में ही सलट गया कि हाँ वो कोई नेता आया, उन्होंने समझा दिया कि बाद में कर लेना, वो भी नहीं है एक्सप्लेन्ड। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, ये मेन प्रॉब्लम इज कि इट डज नॉट टॉक अबाउट द इशू, इट टॉक्स अबाउट द पेरिफेरी। एक्चुअली उसका जो भाई है, आई थिंक भाई के कैरेक्टर को उन्होंने जिस तरह से दिखाया है कि उस एक हिंदू बॉय को वो लोग लेकर के एक रिलीजियस गैदरिंग में भी लेके जा रहे हैं, एंड ही हैज नो चॉइस, ही इज कमिंग देयर। और कहीं कहीं पर दे आर डिसाइडिंग, डिक्टेटिंग कि भैया व्हाट ही शुड स्टडी, व्हाट ही शुड नॉट स्टडी, जैसे उनके सब्जेक्ट्स वगैरह भी। तो इससे एक चीज समझ में आई मुझे कि जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ माइनॉरिटी इन अ वेरी एग्रेसिव सोसाइटी विच इज वेरी अथॉरिटेरियन, तुम्हारी चॉइसेस इस तरह से होती हैं कि तुम उस अथॉरिटेरियन को डिस्प्लीज नहीं करना चाहते। मुझे लगा कि वो कम आउट हुआ है। तो मैं पाकिस्तान के बारे में नहीं जानता, ऑफ कोर्स आई हैव नेवर बीन देयर। तो ये पढ़ के मुझे उसका एक इंप्रेशन पड़ा कि इफ आई वाज देयर हाउ आई वुड हैव फेल्ट। मतलब कुछ तो होगा ही ना यार, मतलब ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी किताब में कुछ भी ना हो। तो अच्छा, अनदर थिंग व्हिच इज, अच्छा, राइटिंग स्टाइल कैसी लगी तुम्हारी? मुझे उसके बारे में बात करना है, मुझे कुछ चीजें अच्छी लगी, अब कुछ चीजों के बारे में बात करनी है। यार राइटिंग स्टाइल अच्छी है, मतलब एडिटेड है, प्रॉपर्ली एडिटेड लगी मेरे को। कुछ जगह मुझे लगा कि प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ, राइटिंग मुझे ठीक लगी। मुझे एक चीज बहुत स्टैंड आउट है इसमें कि इसके जो कैरेक्टर्स हैं, कोई सीन है, मान लो कि दो लोग बैठ के भी बात कर रहे हैं, इट्स वेरी एक्शन पैक्ड। फॉर एग्जांपल, दे आर नॉट जस्ट कन्वर्जिंग कि मैं सोच के तुमको कुछ कह रहा हूँ, तुम सोच के मुझे कुछ बोल रहे हो, फिर मैंने जवाब दिया, फिर तुमने कहा, ऐसा नहीं चल रहा है। साथ में भी कुछ कुछ हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो इंस्पेक्टर है तो वो ऑब्जर्व कर रहा है कि क्या हुआ, उसको गर्मी लग रही है, वो देख रहा है कि मैं आज सही कपड़े पहन के आया हूँ कि नहीं, पंखा चल रहा है कि नहीं। So these things actually make these conversations rich and interesting also. ये तुमको वहां ले जाती है, एक्चुअली जिस रूम में बात हो रही है उस रूम में तुमको लेके चली जाती है जहाँ पे बात हो रही है। आई थिंक दैट्स अ गुड राइटिंग स्टाइल, गुड राइटिंग स्टाइल। ओके। अच्छा, इसमें एक और प्रॉब्लम है, जब भी वो इंस्पेक्टर की वाइफ का नाम आता है, इट्स ऑलवेज सेक्स।
मतलब इसकी वाइफ के साथ तो एवरी चैप्टर या एवरी 2 चैप्टर्स में उसका मैं पुलिस वाले रोमांस आता है या सेक्स सेक्सुअल रोमांस, मतलब रोमांस मतलब उसका वो फिजिकल रोमांस आता है। Okay. मतलब वो मुझे बहुत ऑड लगा, क्योंकि अब ये क्या है कि ऐसी किताब है ही नहीं यहाँ पे इसके अंदर रोमांस आए, कोई स्कोप ही नहीं है। तो वो जबरदस्ती डाला हुआ लगता है कई बार, और जब भी उसकी वाइफ आता है, मतलब क्या है, मतलब बैठ के बात भी तो कर सकते हैं ना 2 मिनट, मतलब जब भी उसकी वाइफ का आता है तो उसका वही होता है कि भाई इसको उसको उसके साथ सेक्स कर लो। तो ये मुझे थोड़ा सा ऑड लगा, मतलब मैंने बोला ड्राई किताब के अंदर जबरदस्ती कुछ सेक्स का कुछ डालना है, तो वो वाला पॉइंट ऑफ व्यू मुझे थोड़ा सा जमा नहीं। ओके, मुझे लगता है कि कई जगह पे इसने रेफरेंस किया है, बट आई थिंक एवरी सीन विद हिज वाइफ इज लाइक दैट, मतलब मेरे मतलब जहां तक मुझे पता है, एटलीस्ट अगर 10 सीन होंगे 10 में से 6 तो हैं ही डेफिनेटली। और वो मुझे बहुत अननेसेसरी लगा, मतलब एनीवे पता नहीं मेरे लिए शायद वो चीज स्टैंड आउट नहीं हुई है, मैंने उसको उस तरह से नहीं देखा। हाँ, बट हाँ ये है कि हाँ ही इज स्ट्रगलिंग एट वेरियस डिफरेंट फ्रंट्स, पर्सनल फ्रंट, प्रोफेशनल फ्रंट, ऑफ कोर्स वाइफ के साथ, क्योंकि वो भी एक नई जगह पे आकर के, एनीवेज वी शुड नॉट रिवील द स्टोरी, बट हाँ वो भी एक नई जगह पे आके कहीं सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट हाँ, तुम्हारा फाइनल वर्डिक्ट क्या है? Whether you should read it, if you should read it, why, if you not, why not? if you like to read a book which is on periphery of an important issue, मतलब ऐसा नहीं है, see I mean I don't want to sound condescending as well, मतलब इट्स अ गुड रिटन बुक, पेंगुइन ने छापी है तो मतलब क्वालिटी तो होगी, सो इट्स अ गुड रिटन बुक। अगर आप पढ़ते हो तो आपको एक अच्छा साफ सुथरी फैमिली ड्रामा टाइप बुक मिलेगी, जैसे जैसे थ्रिलर होता है ना, एक हम आपके हैं कौन वाला थ्रिलर, हम आपके कौन वाला थ्रिलर, हाँ मतलब सोचो थ्रिलर आप राइट कर रहे हो यूए में, यूए होता है ना जो सर्टिफिकेट मिलता है जिसको सब देख सकते हैं, एक तो थ्रिलर होता है 18+, यहाँ पे गोर होता है, मार धाड़ होती है, एकदम डीप एंड पे मतलब वायलेंस होता है, ऐसा नहीं, ऐसा प्यार भरा थ्रिलर जैसे यूए जिसको सब कोई पढ़ सकता है, किसी को कोई, बट जैसे इसमें मॉब लिंचिंग की बात हो रही है, पर हो रही है ना बात, इसमें एक एग्रेशन भी है, तो कोई मतलब हाँ तो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज मॉब लिंचिंग की बात ही हो रही है, मॉब लिंचिंग नहीं हो रही है, मॉब लिंचिंग की बात हो रही है, मॉब लिंचिंग हो चुकी है, उसकी बात हो रही है किताब के अंदर, दिस इज व्हाई इट इज यूए, क्योंकि अगर मॉब लिंचिंग होती और एक्चुअली में वो डिफिकल्ट सीन्स प्ले आउट होते बुक के अंदर, देन इट वुड हैव बिकम अ 18+ बुक, लेकिन अभी तो इसमें साफ सुथरी कहानी है, साफ सुथरी नहीं बोलूंगा, इट क्रिएट्स दैट फियर इन यू, doesn't it does basically. Why there are books like Satanic Verses, Lajja by Tasnia Nasreen, which goes into deep end. उनके खिलाफ फतवा जारी हो गया, they have to leave their country. This book is a safe book. Okay, you can say it is a safe This is a safe book. This is a very संभाल के लिखी हुई book. Like doesn't want to cautious book. So yeah, I mean. ऐसे किताब पढ़ने के बाद तुमको क्या लगा? Disappointment हुआ मुझे तो, मतलब मुझे I was expecting a lot more lot more depth in these things which I didn't get. So मेरे हिसाब से तो I mean I won't recommend. मुझे ये किताब इसलिए सही लगी बिकॉज पहली चीज थी कि मुझे एक अलग से थ्रिल था कि यार आई एम रीडिंग अ स्टोरी ऑफ रिटन बाय अ पाकिस्तानी कंटेम्पररी ऑथर, और सेकंड दिस स्टोरी वाज सेट अप इन पाकिस्तान, तो मुझे जैसे कुछ चीजें कॉमन भी लगी कि यार ऐसा शायद हमारे देश में भी होता है, जैसे इनके देश में होता है, जैसे पुलिस है, वो भी कोई भी रिपोर्ट लिखने से पहले वो लोग भी परेशान करते हैं, यहाँ भी परेशान हो रही, तो कुछ चीजें मैच हो रही। और प्लस मुझे एक्चुअली में इस कॉन्सेप्ट का सुना हुआ था, बट हाउ डज इट प्लेज ऑन द सरफेस ये नहीं पता था, तो स्टोरी वाइज मुझे वो इंटरेस्ट आया, प्लस उसका जो स्टोरी टेलिंग का जो तरीका था विच वाज एज यू सेड इट इज ऑन द पेरिफेरी, व्हिच आई एग्री, बट ऑफ कोर्स एक चीज बोलते हैं ना, इसको कहते हैं कि यू डोंट हैव टू से एनीथिंग एवरीथिंग डायरेक्टली, समटाइम्स यू रीड अ लाइन एंड देन यू इमेजिन कि दिस इज व्हाट हैव हैपेंड। जैसे एक सीन बहुत अच्छे से प्यारे से लिखा हुआ है कि एक बच्चा है जो भाग रहा है और पीछे देखता है वो, और उसको देखता है कि एक मॉब इकट्ठा हो रहा है, सो दैट टेल्स एवरीथिंग कि यार क्या हुआ होगा। एज यू आर सेइंग कि वो मॉब के अंदर जाके क्या हुआ एग्जैक्टली नहीं बताया, बट इट गेव यू द इमेजिनेशन टू गो देयर एंड थिंक। ये मुझे लगा कि ये इट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग वेयर यू आर नॉट एक्चुअली गेटिंग इनटू द सब्जेक्ट, बट फ्रॉम द पेरिफेरी यू आर गिविंग एन आइडिया व्हाट इज बिहाइंड दैट वॉल। मुझे लगता है कि इट इज अ गुड एक्सपेरिमेंटल बुक फॉर एन इंडियन पर्सन टू रीड, to let him know about something what's happening in maybe his neighboring country, which to be honest मुझे पाकिस्तान के बारे में नहीं पता, बट अब मैं इंटरेस्टेड हो गया हूँ कि let me see what that country is about। मुझे शायद
अगर ये किताब नहीं पढ़ी होती तो मैं शायद नहीं पढ़ता, नहीं जानना चाहता उसके बारे में। ओके I will say कि read it if you want to read something which is not your contemporary Indian social or American UK based socialized thing. It is a different book. It is that I think we both agree. It is a different book. It is not a normal usual stories that we read every day. ओके